एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? इट्स मी आयान शेख, इंग्लिश लैंग्वेज चैनल मोटिवेशनल स्पीकर एंड द क्रिएटर ऑफ एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश आर्ट्स वर्कप्लेस। मुझे उम्मीद है कि इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठा रहे होंगे और सभी कुछ ना कुछ ज़रूर अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए सीख ज़रूर रहे होंगे घर पे रहकर। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। बेसिकली पिछले वाले क्लासेस में जो कंडक्ट मैंने आप सभी को करवाया, जो क्लासेस बेसिक्स के बुनियाद पर रखे गए थे, उन क्लासेस में आप लोगों ने आपको ये चीज़ सीखने को मिला कि आखिर जब हम लोग सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, जो इसका एकदम बेसिक नेचर है, राइट, तो जब इस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो सब्जेक्ट एंड वर्ब दो चीज़ों का होना लाजमी हो जाता है। फिर वहाँ पे मैंने आपको सब्जेक्ट के वेरिएशन मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट का डेफिनेशन कैसे किस तरीके से बदलता है। अगर सब्जेक्ट में, अगर सेंटेंस में किसी के होने की बात की जाएगी तो जहाँ पे जिसकी बात की जा रही वहाँ पे सब्जेक्ट वो हो जाता है। फिर एक्शन की बात करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा एक्टर हो जाता है। और इसी तरीके से मैंने आपको ये भी बताया था कि सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में किस तरीके से वर्ब बदलते हैं। अब वर्ब भी मैंने आपको 3 तरीके से बताया था, राइट। इन चीज़ों को डील करने से पहले हम लोग डील किए थे वर्ब के वेरिएशंस को। ये चीज़ बताया ज़रूर होगा कि वर्ब को हम लोग 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एक होता है मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। और इसके साथ साथ हम लोगों ने मेन वर्ब के तमाम यूसेजेस को देखा और किस तरीके से वो फंक्शन करता है, कब वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, कब वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग अपने आप को तब्दील करता है। इन चीज़ों को हम लोग सीख चुके। और इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब में अगर हम लोग बात करें प्राइमरी ऑक्सिलरीज या फिर मॉडल ऑक्सिलरीज की, तो हम लोग दोनों तरीके से सीख चुके। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे टू बी फैमिली कभी हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम करता है, कभी मेन वर्ब के तरीके से। इसके साथ साथ मैंने मॉडल के कुछ एग्जांपल्स दिए थे और साथ ही साथ मैंने उसके यूसेज को समझाया था कि कैसे इन चीज़ों को हम लोग पोर्ट्रे करते हैं, किस तरीके से इन वर्ब्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज के सेशन से हम लोग सीखने वाले हैं हम लोग सेंटेंस फ्रेमिंग। जी हाँ, आज के बाद से हम लोग स्पोकन इंग्लिश की तरफ कदम रखने वाले हैं। क्योंकि तो अगर मैं बात करूं बेसिक्स के एपिसोड नंबर 1, तो वहां पे मैंने डील करने की कोशिश की थी कम्युनिकेशन के बारे में, क्योंकि बेसिकली कम्युनिकेशन कितने टाइप्स का होता है, किस तरीके से इसमें मीडियम काम करता है, राइट, और क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम लोग डील कर चुके हैं, काफ़ी हद तक हम लोग सीख भी चुके। क्योंकि बेसिकली कम्युनिकेशन को 2 तरीके से हम लोग बांटते हैं। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हमारा आई कॉन्टैक्ट, हैंड जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, हमारा कॉन्फिडेंस और काफ़ी चीज़ें मैटर करती है इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे जो चर्चा करने वाले हैं वो हमारा कम्युनिकेशन है, वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। उसी चीज़ को हम लोग स्पोकन में अप्लाई करने वाले हैं। इसके बाद सारी चीज़ों को हम लोग सीखते चले जाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें ज़रूरत है लैंग्वेज का, और लैंग्वेज हमारा इंग्लिश है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग कम्युनिकेशन को सीखने वाले हैं। क्योंकि हम लोग जो कम्युनिकेशन, जो बातचीत को सीखने वाले हैं, वो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में ही सीखने वाले हैं। क्योंकि हिंदी तो हमारा मदर टंग है, इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंग्लिश में जब भी हम लोग बातचीत करते हैं या फिर किसी भी लैंग्वेज में अगर आप बातचीत करते हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली क्या होता है जब भी हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे, इसकी बुनियाद कैसे रखी जाती है। तो किसी भी कॉन्वर्सेशन यानी कभी भी जब हम गुफ्तगू करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो वहाँ पे 2 ही चीज़ आपको कॉमन मिलेगा शुरुआती चरण में। एक होता है सवाल और दूसरा होता है हमारा जवाब। जी, इस कॉन्वर्सेशन में जब हम लोग किसी से सवाल करते हैं तो उसे हम लोग इंटरोगेटिव बोलते हैं, और जब भी हमें किसी का आंसर देना होता है उस कंडीशन में हम लोग असर्टिव बोलते हैं। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉन्वर्सेशन के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है, एक होता है आंसर करना और दूसरा होता है सवाल करना। अब आप खुद ही सोच कर देख लो कि जब आप किसी से व्हाट्सएप में चैट करते हो तो पहले आप क्या लिखते हो, हाय, हेलो, डन। फिर उधर से रिप्लाई क्या आता है आपका, हाय। फिर आप पूछते बाबू ने खाना खाया, राइट, तो आपको बाबू, सोना, जादू टोना जो भी है, राइट, वो आपसे रिप्लाई करता नहीं कि मैंने नहीं खाया, जब तक वो गला तक वो पूरे तरीके से टैंक फुल है, डन। तो कभी भी जब बातचीत करते थे शुरुआत में क्या होता, आपने जो हाय बोला ना, ये भी किसी तरीके से आप क्या बोल रहे हो कि आप कैसे हो, ये जानना चाह रहे हो, डन। तो ये भी क्या, ये भी एक सवाल है। और जब किसी चीज़ को आप बतला रहे होते हो खुद से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, किसी चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं आंसर होता है, जिससे हम लोग असर्टिव बोलते हैं। और जब कोई सवाल स्टेटमेंट हम पूछते हैं या कोई चीज़ हमें जानना होता है, उस चीज़ के लिए एक स्टेटमेंट जब डिलीवर करते हैं, वो होता है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्न, जो हम सवाल पूछते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स करने के भी 2 तरीके होते हैं, राइट। और इंग्लिश में हम लोग रिस्पॉन्स करने को असर्टिव बोलते हैं। तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, यानी कि एक ऐसा आंसर जो आप पॉजिटिव वे में देते हो। जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे कुछ पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि आपके फ्रेंड आपके पास आते हैं, वो बोलते हैं ना कि यस तुम्हें नहीं मालूम कि एक्चुअली मैंने ये मूवी देखा आज, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं, वो कुछ ना कुछ आपको बता, लेकिन वो कैसा है, वो पॉजिटिव वे में है,
वो पॉजिटिव वे में कोई चीज़ है, डन। और इसी चीज़ को अगर आप नेगेटिव वे में लेते हो तो आप क्या बोलते हो, एक्चुअली आज के सेशन मैंने मिस कर दिया, या फिर आज मैं कॉलेज गया ही नहीं। तो ये आप किसी इंसान को बता ही रहे हो, लेकिन ये नो डाउट ये आंसर है, लेकिन ये आंसर कैसा है, ये नेगेटिव आंसर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम लोग किसी को आंसर करते हैं तो वो दो तरीके से करते हैं, या तो हम पॉजिटिव वे में करते हैं, अगर पॉजिटिव वे में करते हैं उसे अफर्मेटिव कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में पॉजिटिव को अफर्मेटिव लिखा जाता है, और जब हम लोग नेगेटिव में करते हैं तो आपको समझ में आ गया कि रिस्पॉन्स कैसे किया जाता है। तो ये हो गया आंसर देने का तरीका। अब हम लोग बात करते हैं इंटरोगेटिव। तो क्योंकि इसके दो पॉइंट्स हैं, राइट, आंसर देने के दो तरीके, तो यहाँ पे सवाल पूछने के भी दो तरीके होंगे। तो सवाल पूछने का जो पहला तरीका होता है उसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, कि अगर किसी से आप कोई सवाल करते हो तो उस सवाल का आंसर जो आएगा ना, या तो यस में आ सकता है या तो नो में आ सकता है। अगर मैं बोलूँ कि क्या लॉकडाउन में आपने कोई ऑनलाइन कोर्स किया, अगर आपने किया है तो यस, अगर आपने नहीं किया है तो नो। सिंपली समझ में आ रहा चीज़ें वाले कंडीशन में जब अगला आएंगे WH फैमिली। तो WH फैमिली से यहाँ मुराद ये है कि एक सवाल जब आप पूछोगे तो वहाँ पे WH वर्ड इंडल्ज होगा। जैसे कि मैंने पूछा ना कि क्या आपने कोई ऑनलाइन कोर्स किया है, अब इसी चीज़ को अगर मैं WH फैमिली से पूछूंगा तो मैं क्या बोलूँगा कि कैसे आपने ऑनलाइन कोर्स किया है, कहाँ से आपने ऑनलाइन कोर्स किया। अगर आपसे मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि क्यों आपने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कोर्स किया, तो आप क्या बोलोगे, यस। मैं पूछूंगा अरे भैया क्यों ऑनलाइन कोर्स किया है, तो क्या बोलोगे, नो। तो यहाँ पे आप आंसर इससे नहीं दे पाओगे, क्योंकि अगर मैं पूछता हूँ कि क्या आपने, सिर्फ इसका जो जवाब आएगा ना वो क्या होगा कि क्या आपने कोई ऑनलाइन कोर्स किया, तो अगर आपने किया तो यस, नहीं किया तो नो। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कहाँ से आपने कोर्स किया, तो आप यस में आंसर नहीं कर सकते, आपको बतलाना पड़ेगा कि यस मैंने कोर्सेरा से ऑनलाइन कोर्स किया या फिर किसी और वेबसाइट से किया है। समझ में आ रही चीज़ें। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी हम लोग बातचीत करते हैं, राइट, तो शुरुआत कैसे होती है, सवाल या फिर जवाब से। जिस तरीके से सिलसिला आगे बढ़ता है, बातचीत का भी सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ें होगी कि महज हम लोग अब सेंटेंस फ्रेमिंग को जब हम लोग सीखते हैं तो वहाँ पे हम लोग 4 तरह के स्ट्रक्चर को मेजरली सीखेंगे। आंसर देने के 2 तरीके, अफर्मेटिव, नेगेटिव, उसके बाद जैसे इंटरोगेटिव एंड WH फॉर्म, राइट। तो चलिए हम लोग आगे सीखने की कोशिश करेंगे सेंटेंस फ्रेमिंग को, किस तरीके से हम लोग चीज़ों को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में फॉर्म करते हैं, राइट। और बेसिकली जब सेंटेंस फ्रेमिंग करने के बाद हम लोग 3 तरह के वर्ब रखते हैं, टू बी, टू हैव एंड टू डू, तो कैसे चीज़ें बदलती। तो यहाँ पर बने रहे, चलिए हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता चुका कि बेसिकली हम जब सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो 3 तरीके से वर्ब का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। वो होता है टू बी, टू हैव एंड टू डू होता है, डन। तो टू बी के आपको प्रेजेंट फॉर्म का जो हेल्पिंग वर्ब है, बी का मतलब क्या होता है, होने का सेंस होता है। मतलब किसी की जब एग्जिस्टेंस की बात की जाएगी तो सब्जेक्ट के ठीक बाद हम लोग टू बी फैमिली की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी की बात प्रेजेंट में हो रही है तो एम इज आर का इस्तेमाल करते हैं, किसी की बात अगर पास्ट में हो रही है तो वॉज वर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, दूसरी तरफ आप यहाँ पे देख पाओगे कि जब किसी सेंटेंस का जो सेंस होता है किसी के पास कोई चीज़, तो पास्ट के लिए जो सेंस होता है हैव, राइट। और अगर प्रेजेंट के बात हम लोग कर रहे हैं तो इसके टू हैव का हेल्पिंग वर्ब हैव हैज का इस्तेमाल करेंगे। वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है। और पास्ट की अगर बात की जाएगी तो वहाँ पे हम लोग हैड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक इसी तरीके से टू डू में भी यही एल्गोरिदम अप्लाई होता है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर किसी सेंटेंस को मैं फ्रेम करता हूँ और उसमें होने की बात की जाएगी तो हम लोग क्या रखते हैं, प्रेजेंट में होने के बाद के लिए एम इज आर का इस्तेमाल करते हैं, डन। और फिर इसके पहले हम लोग रखते हैं सब्जेक्ट। समझ में आ गया। सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए हम लोग क्या रखते हैं, सब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन सा वर्ब। तो अगर मैं किसी के एग्जिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं टू बी फैमिली के प्रेजेंट फॉर्म को रखूंगा। जैसे अगर मैं बोलूँ यस कि मेरा फ्रेंड एक पॉलिटिकल पार्टी का एक मेंबर है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, यस, सब्जेक्ट में क्या आएगा, माय फ्रेंड, राइट। अब एम इज आर में किसका इस्तेमाल करेंगे, माय फ्रेंड, क्योंकि सिंगुलर है, यहाँ पे किसी एक इंसान की बात की जा रही तो हमें सिंगुलर वर्ब भी तो इस्तेमाल करना है। तो उस कंडीशन में क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, यस, माय फ्रेंड इज, क्या है वो, अब जो है वो ऑब्जेक्टिव टर्म में आ जाएगा, डन। तो मेरा दोस्त जो है, मेरे फ्रेंड जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है, तो माय फ्रेंड इज, मेरे दोस्त है। अब क्या है, ये क्या का जवाब देगा, तो आप मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। समझ में आ गई चीजें, डन। तो यहाँ पे बात मैं कर रहा था प्रेजेंट का, अब इसी को पास्ट फॉर्म में इस्तेमाल करना होगा। तो पास्ट फॉर्म के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग टू बी के पास्ट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे जो कि है वॉज वर, राइट। तो पास्ट फॉर्म के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यस, कल मैं रांची में था, राइट। तो मैं क्या बोलूँगा, यस, आई वॉज, डन, आई वॉज इन रांची। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। और अगर मुझे कोई चीज़ फ्यूचर में फॉर्म करना पड़ेगा तब यहाँ पे तो वर्ब ही नहीं। आप यहाँ देखोगे
कि टू बी के बारे में बात करें तो प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, टू हैव का बात करें तो प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, टू डू का बात करें तो प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट में जब कोई चीज़ होने की बात थी तो यहाँ मैंने फॉर्म कर दिया। अब पास्ट में जब होने की बात थी तो मैंने टू बी के पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन फ्यूचर के सेंस के लिए या टू बी का कोई फ्यूचर का वर्ब ही नहीं है, तो फ्यूचर में किसी के होने की बात कैसे करेंगे, आखिर कैसे ये चीज़ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आप ये इसको अच्छी तरीके से सीख जाओगे कि आखिर ग्रामर कैसे काम करता है। याद, तो चलिए इस वाले कंडीशन में टू बी को हम लोग शर्मा जी मान लेते हैं, राइट। और उसके बाद देखते हैं कॉन्सेप्ट किस तरीके से लिखा है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट, ध्यान देने वाली बात है। या ध्यान दीजिए कि शर्मा जी जो हमारे टू बी हैं, जो होने का सेंस देते हैं, तो ये पेरेंट वर्ड है, इसलिए मैंने इनको पेरेंट एक्चुअल में बना ही दिया, ये शर्मा जी कहलाए, ठीक है। अब शर्मा जी के जो हैं वो 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, यहाँ तक तो क्लियर है। अब शर्मा जी ने अपनी 3 बेटों की शादी प्रेजेंट में कर दी। अब जैसे उनकी शादी हुई, उनकी जो वाइफ आई, तो कल तक तो कुछ और गुणगान था, अब क्या कहते हैं, माई वाइफ इज़ माई लाइफ। इस वाले कंडीशन में स्टेटमेंट को फॉलो करने के बाद क्या हुआ कि शर्मा जी ने जैसे अपने 3 बेटों की शादी की, प्रेजेंट में तीनों की तीनों वो क्या हो गए, अपनी वाइफ को लेकर घर से अलग हो गए। तो इसके ख़ानदान से एम इज़ आर वो क्या हुआ, प्रेजेंट जैसे इनकी शादी हुई तो ये अलग हो गए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम इज़ आर, डन। अब शर्मा जी ने प्रेजेंट में अपने बेटों की शादी की, वो अलग हो गए घर से, वो यहाँ पे आ गए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब बात करते हैं इनकी बेटियाँ का। तो वॉज वर जो है पास्ट का सेंस देता है। तो शर्मा जी ने अपनी 2 बेटियों की शादी पास्ट में पहले ही कर रखी थी, इन्होंने पास्ट में पहले ही कर रखी थी, तो इनको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब इनके बेटे घर से चले गए, इनकी बेटियाँ घर से चली गई। अब ये शर्मा जी हो गए पूरी तरीके से अकेले। हाँ, अब छोटा से छोटा इनको जब काम करना होता है, ये छोटी सी ज़रूरत इनको पूरी करनी होती है, चाहे वो खाना बनाना हो, कपड़ों को धोना हो, राइट, या ऑफिस के लिए खुद ही तैयार होना हो, उन तमाम चीज़ों के लिए शर्मा जी को खुद ही सब कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना पड़ा, क्योंकि इनका साथ तो और कोई था नहीं। बेटे भी चले गए, बेटियां तो पहले ही जा चुकी थी, क्योंकि वो तो होती ही पराई, ऐसा हम लोग, हमारा समाज कहता है, डन। तो इस वाले कंडीशन में अब शर्मा जी को कुछ भी काम करना, अब इनको ये समझ में आ गया कि प्रेजेंट में बेटे छोड़ के चले गए, पास्ट में बेटियां तो छोड़ के चली गई थी, अब इनको फ्यूचर में कोई सा भी काम करना पड़ेगा तो खुद ही आगे आना पड़ेगा। तो इन महाशय को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे बी, राइट, क्योंकि प्रेजेंट में इनके बेटे चले गए, पास्ट में इनकी बेटियां जा चुकी थी। अब जब फ्यूचर में ये तो अकेले हो गए, तो इनको समझ में आ गया फ्यूचर में जो सा भी काम इनको करना पड़ेगा वो खुद ही आके करना पड़ेगा, तो फ्यूचर के लिए वो खुद ही तैयार हो गए। लेकिन ये बात समझने वाली है कि भले ही शर्मा जी की उनकी बेटियां साथ छोड़ दें, भले ही शर्मा जी के उनके निकम्मे बेटे साथ छोड़ दें, लेकिन फ्यूचर में एक शख्स हर वक्त उनका साथ निभाता है, और वो होती है शर्मा जी की वाइफ। जी हाँ, वो होती है शर्मा जी की वाइफ। और यहाँ पे हम लोग उनको शैल या विल समझ सकते हैं, क्योंकि कोई बताना ये चाह रहा हो कि बी का कोई अपना फ्यूचर का वर्ब नहीं है। प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट, एम इज आर प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किया गया, वॉज और पास्ट के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन फ्यूचर का सेंस देने के लिए टू बी को खुद ही आगे आना पड़ता है। और इसके साथ हम लोग शैल विल, जो कि एक मॉडल वर्ब, इसका इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के सेंस देने के लिए। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर हम लोग पास होने के सेंस के लिए हम लोग अगर हैव हैज का इस्तेमाल करते हैं और इसके पहले हम लोग कोई ऑब्जेक्टिव टर्म को रख देते, डन माय पॉइंट। तो प्रेजेंट के लिए तो हम लोग हैव हैज का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पास होने के सेंस के लिए कौन होगा, हैव, डन। तो यहाँ पे हैव पेरेंट वर्ड है, तो इनके प्रेजेंट फॉर्म हैव हैज का इस्तेमाल हम लोगों ने प्रेजेंट को एक्सप्रेस करने के लिए किया, और इनके पास्ट फॉर्म यानी कि हैड को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। अब यहाँ पे ये दोनों तो चले गए, हैव हैज का इस्तेमाल प्रेजेंट में हुआ, हैड का इस्तेमाल पास्ट में हुआ, अब बच गए ये महाशय हैव खुद ही। तो फ्यूचर का सेंस देने के लिए इनको खुद ही आगे आना पड़ा, जो कि है हमारा हैव, राइट। और इसके साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, शैल प्लस विल। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, डन, स्ट्रक्चर पूरी तरीके से कंप्लीट। और उसके बाद हम लोग एक ऑब्जेक्टिव टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मुझे कहना होगा यस कि मेरे पास वक्त है, मेरे पास वक्त है यूटिलाइज करने के लिए, राइट, और अपने आप को ब्रशअप करने के लिए, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ मेरे पास कुछ है, तो आई हैव, ऑब्जेक्टिव टर्म में क्या है, तो टाइम में बोलूँगा ना, आई हैव इनफ टाइम। अब क्या करने के लिए, तो टू यूटिलाइज, अब किस चीज़ के लिए, फॉर इम्प्रूविंग माई सेल्फ, वो तो लॉन्ग टर्म है, जो चीज़ जिस तरीके से सेंटेंस को हम लोग कंडीशन के अकॉर्डिंगली फ्रेम करेंगे। और अगर मैं बोलूँ कि अब यहाँ पे पास्ट का सेंस देना होगा, तो मैं क्या बोलूँगी, यस कि मेरे पास एक एक्सपेंसिव लैपटॉप था, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, आई हैड, मेरे पास था क्या, अब एक लैपटॉप, आई हैड एन एक्सपेंसिव लैपटॉप, ये ऑब्जेक्टिव टर्म है। अब फ्यूचर में अगर मुझे बोलना पड़ेगा, डन,
कि फ्यूचर में अगर किसी चीज़ का सेंस अगर मुझे देना होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यस, कि आने वाले 5 साल में मेरे पास एक अपनी कंपनी होगी। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, यस होगी, फ्यूचर में कोई चीज़ पास होगा, राइट, इसलिए हम लोग शैल विल हैव का इस्तेमाल करें। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, आई शैल हैव व्हाट, माई ओन कंपनी आफ्टर 5 years। जो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फ्यूचर में किसी चीज़ को फ्रेम किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की ओर, कि जैसा हम लोगों ने बात की कॉन्वर्सेशन में 4 तरह के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है, तो उस स्ट्रक्चर के बुनियाद पर